हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। पिछला वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है इसकी प्रश्नावली 1.2 अगला प्रश्नावली को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से चलिए देखते हैं 1.2 में क्या है। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो संख्याएं दिया हुआ है 140, 156, 38, 3825, इसके बाद है 5005 और 7429। ये जो संख्याएं दी हुई है, इस संख्याओं का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड निकालकर और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको पता ही है, ऐसी गुणनखंड जो जिसमें केवल कौन सी संख्या हो? अभाज्य संख्या हो, है ना। किसी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, इस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं 140 का भाज्य गुणनखंड कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा प्रश्न संख्या 1 का, ठीक है, एक है, पहला है 140। 140 का हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका विभाजन ऐसे कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? विभाजन। ठीक है, सबसे पहले विभाजन कर लेंगे। 140, 140 कितना से लगेगा? 2 से। 70 गुना 140, फिर ये 2 से लगेगा। 35 गुना 70, फिर ये कितना से लगेगा? ये अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 35, 35 किसके टेबल में? 5 के टेबल में। 5 7 35। अब ये 7 किसके टेबल में? 7 1 के टेबल में। 7 1 7। ये आपको आता होगा, है ना। ये नॉर्मल बात है, आपको ये आता होगा। चलिए, तो ये इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं? 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। ये इधर वाला देखिए कितना क्या क्या आया है। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसमें आप अगर देखें तो सभी के सभी अभाज्य संख्या है ना। यही 140 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। यही इसको हम लिख सकते हैं। इसको आप घात के रूप में भी क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ दो दूगो है, तो आप ये लिखिएगा 2 के पावर, दो दूगो है तो दो जितना है उतना पावर बैठा दीजिए। 2 बार आया है ना, पावर में 2 बैठा देंगे। यहाँ 5 एक बार आया है तो 5 पावर में 1 बैठा देंगे। 7 एक बार आया है तो 7 पावर में 1 बैठा देंगे। और इसको भी हम किस रूप में लिख देंगे? ऐसे गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। ये भी हमारा हो सकता है। और इसी में पूछ दे 140 के 140 के बाद में 2 का घात कितना है? तो बाबू देखिएगा कि 2 के पावर में 2, जो ऊपर बैठा होता है, जो ऊपर बैठा होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है, ये घात हो गया। इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को आधार बोलते हैं। ये छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़े होइएगा, घात घटाने में, ये नॉर्मल बात है। तो अगर कहेगा 140 के ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में, है ना, 2 का घात कितना है? 2 का घात बताइए 2 का घात कितना है? तो आप कहिएगा सर 2 का घात हमें आप समझ चुके हैं कि जो ऊपर बैठा होता है वही, है ना। तो 2 का घात कितना है? 2। आसान भाषा में अगर आप निकाले हैं तो आप यहाँ पे कैसे पकड़िएगा? तो कितने बार 2 आया है? एक बार, 2 बार, तो घात कितना हो गया? तो समझ में आया? 5 का घात पूछेगा तो 5 एक बार आया तो 5 का घात 1 बोलोगे। 7 कितने बार आया है? तो 1 बार आया। ये हम आपको समझा, ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 1 नंबर हमारा बन चुका है ना, पहला बन चुका है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? 156 का। इसी प्रकार जिस प्रकार हम ये इसको निकाले हैं, उसी प्रकार हम 156 का भी निकालेंगे। ठीक है, 156 का हम कैसे निकालेंगे? 140 का जिस प्रकार हम निकाले हैं उसी प्रकार हम 156 का भी निकालेंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या पहला का पहला का 2 नंबर, 2 नंबर है 156। तो दिया गया है 156। और फिर से 156 का आप क्या कीजिए? इधर विभाजन से निकाल लीजिए, विभाजन कीजिए।
फिर 2 से लगेगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78। फिर ये 2 से लगेगा, 39 गुना 78। अब ये 39 किसके पारा में? 3 के पारा में, 13 तिया 39 है ना, 13 तिया 39। ये 13 किसके टेबल में? 13 अपने टेबल में, 13 कम 13। अब 156 बराबर, 156 बराबर आप देखें, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। फिर उसी प्रकार का है कि अगर इसको घात के रूप में अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 156 बराबर 2 कितने बार आया है? 2 बार। 3 कितने बार आया है? 1 बार। और 5 कितने बार आया है? 1 बार। इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ में आया? चलिए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिए या ऐसे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, अब हम तीसरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या पहला का तीसरा तीसरा सवाल है 3825, मतलब 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, एक सेकेंड में देख लेते हैं इसको भी, है ना। चलिए, 3825 दिया हुआ है, हमको दिया है प्रश्न संख्या पहला का तीसरा 3825, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? तो 3825 का क्या करें? विभाजन करके इधर मिति लिख लें। जब विभाजन कीजिएगा कितना से लगेगा? ये 2 से लगेगा, देखिए अंत में जब विषम संख्या होता है तो ये 2 से नहीं कटेगा। यहाँ भी अंत में विषम संख्या 5 है, तो हो सकता है ये 3 से कटेगा। 3 से काट के देखिए, 3 से विभाजन का नियम क्या कहता है? अगर आपको पता है तो सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए 3 के पारा में है, देखिए 5 और 2 7, 7 और 8, 8 7 15, 15 3 18, 3 8 2 और 7, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। ये 18 3 के पारा में, तो ये संख्या भी 3 के पारा में है ना। 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 गुना 6, हासिल ये यहाँ घटेगा तो 2 आएगा, 2 2 7 3 21, ये 1 आएगा, 5 आएगा, 3 5 15। आप यहाँ पे 3825 में क्या कीजिए? 3 से भाग दीजिएगा तो यही आएगा, है ना। क्या आएगा? यही आएगा। जैसे कैसे आएगा? तो 3 एकम 3, घटाइएगा, कट गया। फिर यहाँ 8 उतरेगा, फिर 3 गुना 6, घटाइएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे उतरेगा कौन? 2 उतरेगा। 3 सते 21, फिर घटाइएगा, 1 आएगा। फिर ये कट गया, 3 पचे, फिर यहाँ उतरेगा 5, 3 पचे 15, घटेगा, कट गया 1275। यही हम यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट कट में, ठीक है। तो आप इसको फिर ये 3 से लगेगा, कैसे? 4 3 12, 25 75, फिर 3 से लगने वाला 4, 425 आ जाएगा। फिर ये कितना से लगेगा? 5 2 7 चलेगा, ये अब 3 से नहीं लगेगा, अब कितना से लगेगा? अब ये लगेगा 5 से। 5 अंत में 5 है, जिसके अंत में 5 और 0 होता है तो 5 से लगता है, पता है आपको। लगाइए, 8 पंचे 40 और 50 25। अब इसको क्या कीजिएगा? अब ये कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, 5 से 17 पचे 85, फिर ये लगेगा 17 17 कम से कम। अब यहाँ देख रहे हैं 3825 जो है कितना आया है? 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 17, है ना। ये आपका अभाज्य गुणनखंड इसका 3825 का है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3825 बराबर 3 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर गुने 5 भी 2 बार आया है, 5 का स्क्वायर गुने 17। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप कैंसिल हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 3 को हम देख चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो हम लोग तीसरा भी क्या किए? देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, ठीक है। 5005, तो 5005 को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। प्रश्न संख्या पहला का हमको दिया हुआ है चौथा, 5005। 5005 का क्या करेंगे? इधर हम विभाजन करेंगे, ये कितना से लगेगा? क्या यह 2 से लगेगा? तो देखिए विषम संख्या है अंत में, तो 2 से नहीं लगेगा। यहाँ विषम संख्या है, नहीं लगेगा। 2 से 3 से लगेगा, 5 5 10, ये भी नहीं लगेगा। तो अंत में 5 है तो 5 से ही लगाइएगा, 5 से लगेगा, 1001 आएगा, है ना।
5 से लगेगा, 5 से कम 5, डबल जीरो होता है, 5 से कम 5। अब ये कितना से लगेगा? ये अब ये 7 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में जीरो, 5 से वही लगता है जिसका अंत में जीरो और 5 होता है। इस दोनों में से कोई एक होगा, वो 5 से विभाजित होगा। अब ये 7 से लगेगा कि नहीं? 7 से लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 7 से आप लगा के देखिए, है ना? 7 से लगाइएगा, 7 एकम 7 घटेगा, ये हो जाएगा 3, जीरो 7 चौका 28 घटेगा, 2 1, है ना? 7 या 21, ये 21 कट गया। तो कहने का 143, मतलब में 7 से लगेगा 143। अब ये 11 से लगेगा, है ना? 11 से कैसे? 11 एकम 11, 11 23 33। अब ये 13 से लगेगा, 13 एकम 13, 5000, 5 आया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये अभाज्य गुणनफल इसका आ गया। ठीक है, इसमें सबका घात एक है ना? सबका घात कितना है? एक एक है। चलिए, इस प्रकार आप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला हम लोग सवाल प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है हमारा, तो हम लोग देख चुके हैं चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? 7429। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न देखे बाबू सभी आदमी। 7429, 7429। प्रश्न संख्या, चलिए तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या पहला का पांचवा सवाल। पांचवा प्रश्न है दिया है 7429, है ना? 7429 का अब आप इधर विभाजन कीजिए, ये कितना से विभाजित होता है? 7429 जो है, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा क्या? 7 2 9, 7 2 9 और 9 4 13, नहीं लगेगा ये भी। ये 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। आपको हम बताते हैं, ये डायरेक्ट जो है, ये 17 से लगेगा, उससे पहले कोई संख्या से नहीं लगेगा, है ना? इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर डिटेल में चलेंगे तो थोड़ा सा। तो 17 17, 17 एकम 17, 17 34, 17 एकावन चौका 68, यहाँ क्या लगेगा? 68 लगेगा, है ना? 7 चौका 68 घटाइएगा तो 6 आएगा, कट गया 62, ये दूर करेगा 62, है ना? अब 62, अब 17 तो 51 लगाइएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 11, तो यहाँ 9 उतरेगा, 119, 17 सत्ते 119, घटाइएगा कट गया। यहाँ पे आया 437, ये डायरेक्ट 17 से लगेगा। कितना से लगेगा? 17 से। 17 से लगाइएगा तो 437 है। अभी 437 किससे रहेगा? ये 19 से लगेगा, है ना? 19 से रहेगा 23 मतलब में। ठीक है, अब ये 23 किससे लगेगा? खुद से लगेगा। आपको पता चल गया कि ये क्या होगा? सॉरी, ये क्या होगा? तो इसको आप क्या कीजिए, तो इसको क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। ये आपका भाजन हो गया 1729 का, 7429 का, सॉरी, 7429 का भाजन क्या है? 17 गुने 19 गुने 23, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न जो हमारा था, अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना, हम अभाज्य गुणनफल ज्ञात कर चुके हैं पांचों का। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। आप ये पढ़े पढ़े हैं और हम बताए भी हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए संख्या ए और बी है, ये हमारा क्या है? संख्या है। ठीक है, संख्या का अगर एचसीएफ एचसीएफ और एलसीएम आप निकालें तो क्या होता है? संख्या का गुणनफल कीजिएगा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कीजिएगा, तो दोनों क्या होता है? बराबर आता है। क्या आता है? बराबर, है ना? ये दोनों क्या आता है? बराबर। ये आप ध्यान रखें, ये जो है हमारा क्या आएगा? बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। दूसरा दूसरा में दूसरा सवाल क्या है? दूसरा का पहला है 26 और 91। संख्या दिया हुआ है ये 26 और 91। इसका हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे, और फिर ई दोनों को गुना करेंगे और इसके एलसीएम इससे गुना करेंगे, देखेंगे क्या बराबर आ रहा है।
यही तो बराबर आएगा ही, ये रूल होता है, बराबर आता ही। ठीक है, तो इसको हम पे आसान है। चलिए, अब अब हम हम देखते देखते हैं हैं प्रश्न प्रश्न संख्या। संख्या। ठीक है, ठीक है, दूसरा दूसरा का का पालन। पालन। क्या था? दिया है, दिया गया है। क्या दिया गया? 26 और 91। 26 और 91। 26 और 91 का क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए और एचसीएफ। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे तो सही रहेगा, दोनों एक साथ में 26 और 91 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का लगेगा 2 से, 13 दूना 26, फिर 13 से लगेगा 13 एकम 13, फिर लगेगा डायरेक्ट 7 से, 13 से 91, फिर लगेगा 13 से 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें, अभाज्य गुणनखंड किसका किसका निकाले हम? 26 का और 91, है ना? 26 का क्या है? 2 गुने 13 है, और 91 का क्या है? 91 का है 7 गुने 13। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और हमको क्या लिखना है? एचसीएफ लिखना है। ठीक है, एलसीएम का तरीका आप जानते हैं। एलसीएम में क्या है? देखिए, दोनों में कौन आया है? दोनों में कौन आया है? 13 आया है। और फिर दोनों में कौन नहीं आया है? देखिए, दो इसमें आया है क्या? दो, दो 91 में नहीं है, दो, दो नहीं है, 7 ऊपर वाला में नहीं है। जो नहीं आया है उसको भी, जो आया है उसको कॉमन। देखिए, दोनों में कितने बार आया है? 13 एक बार, इसमें भी एक बार। अगर मान लीजिए 13 इसमें 2 बार आता तो 2 बार वाला लिखते, एक बार वाला नहीं लिखते, है ना? अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको आता होगा। लेकिन एक ही बार दोनों में आया तो कोई एक को उठा के 13 यहाँ पर रख देंगे, 13 आ गया। और हम क्या लिखेंगे? तो जो नहीं आया है, देखिए, दो 26 में है, 91 में नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे। 7 ऊपर वाला में नहीं है तो 7 भी लिखेंगे। सबको गुना करके देखेंगे कितना आ रहा है ना? तो गुना कीजिए, तो 13 सतह 91, 91 गुना 182, 182 हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ हम लोग देखेंगे, एचसीएफ है हमारा। एचसीएफ हम लोग देखेंगे, एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन, दोनों में क्या आया है? 13 केवल आया है, दोनों में 13 ही केवल आया है, तो इसमें एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है उसी को लेते हैं। ठीक है, अब हमको सत्यापन करना है ना। अब कार्य कह रहा है हमको सत्यापन क्या करना है? सत्यापन क्या करना है ये हमको देखना है। सत्यापन करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यही ना सत्यापन करना है? ये सत्यापन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, फिर एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है क्या। अब, है ना, अब दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर, गुणनफल कितना हो जाएगा? संख्या कितना है? 13 है, सॉरी, 26 है और 91। 26 91 गुना करेंगे तो कितना आएगा? गुना कर लीजिए, बगल में गुना कर लेते हैं। 26 में 91 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 26 से कम 26, 9 6 54, हासिल 5, 9 दूना 18, 5 23, तो हो गया 6 6 3 2, 23 66, 23 66, है ना? और एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आपका है 182 और एचसीएफ आपका 13, गुना करेंगे तो कितना आएगा? 182 में 13 से गुना करें, 3 दूना 6, 18 3 54, फिर अब 182 से गुना कीजिएगा, 182, इसको रख दीजिए। 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, हासिल 1 2, 2366, ये भी क्या आया? 2366। हमको सत्यापन यही करना था, है ना? इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए दो संख्याओं का, दो संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल बराबर होता है
एलसीएम गुने एचसीएफ। ये हमको सत्यापन करना था, प्रूव करना था, भी हम कर चुके हैं। देखिए दोनों बराबर आया है ना। चलिए इसी प्रकार हम इसका जो है दूसरा प्रश्न भी हम इसी प्रकार सिद्ध करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसमें, 2 नंबर का दूसरा प्रश्न हमको दिया है 510 और 92। इसी प्रकार से बनाते हैं जिस प्रकार से हम पहला बनाए थे, उसी प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, तो कैसे 510 और 92 को बनाइए, कैसे बनाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा क्या दिया है, 510 और 92, 510 और 92। फिर इसी प्रकार इसका हम भाजक निकालेंगे, 510 का और 92 निकाल के देखिए कितना आ रहा है। 510 2 से लगेगा है ना, तो 2 4 हो जाएगा 5 गुना 10, 1 तो 5 5 गुना 10 है ना। अब ये कितना से लगेगा, ये 3 से लगेगा है ना। 8 3 24 और 5 3 15 85, अभी 5 से लगेगा। 17 25 85, अभी कितना से लगेगा, ये लगेगा 17 से, 17 एकम 17। अब ये 92 किससे लगेगा, 92 2 से लगेगा, 46 गुना 92। अब ये किससे लगेगा, 2 से, 23 गुना 46, फिर ये 23 से लगेगा, 23 एकम 23। 500 अभाज्य गुणनखंड जो है दोनों का लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड आप लिखिएगा क्या होगा, 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 92 का 2 गुने 2 गुने 23। अब इसका आप निकालिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम में जो दोनों में होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन आया है, दोनों में आपको क्या है, केवल 2 है। 2 अधिक बार नीचे वाला में आया तो 2 लिखेंगे 2 बार, और फिर जो नहीं आया वो सबको लिख लीजिए। नहीं आया है क्या, 3 नीचे वाला नहीं आया, नहीं आया। 5 भी नीचे वाला नहीं आया, वो भी नहीं आया। 17 भी नहीं आया नीचे वाला, 17 भी नहीं आया। 23 ऊपर वाला नहीं है, 23 भी नहीं आया। सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, सबको गुना कीजिए है ना। 2 गुना 4, 4 थी 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक गुना किया तो कितना है, 60 है। 60 गुने 17, 17 तो 17 छक्का 102 है ना, 102 1020 हो गया। 1020 में अगर 23 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 23 से गुना करते हैं तो 0 हटा दीजिए, गुना कीजिए। 3 102 में 3 से गुना कीजिएगा तो 306 आ जाएगा, कितना आएगा 306 है ना, 306 306। और फिर 200 102 में 200 गुना कीजिएगा 204 आएगा, बोलिएगा तो 23 46, एगो जीरो है, एगो जीरो, मतलब ये आ गया 23 46 जीरो, मतलब 23,460। यहाँ पे लिखेंगे 23,460। देखिए हम आंसर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं कि आपको भी हल करना चाहिए। हल करने से आपका कैलकुलेशन पावर अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिएगा 2 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे मौसम में क्या है, दोनों में जो आया है, दोनों में केवल 2 एक एक बार आया है, वही लिख दीजिए 2, बस हो गया। सीएफ आपका हो गया 2। अब इसको सत्यापन करना है, तो सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्या गुणनफल करेंगे। अब हमको सत्यापन जो करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का क्या गुणनफल निकालेंगे। तो आपको संख्या है, आपका क्या क्या संख्या है, संख्या है 92 और 92 और कितना 510, 92 और 510, इस दोनों का गुणनफल निकालिए। गुणनफल निकालिए कितना होगा, 92 कम 92 या 92 नीचे हो जाएगा 460 है ना, 460। अगर आप निकालें तो कितना आएगा, 2 9 6 4, यहाँ पे 0, 46 920, ये आपका आ गया दो संख्या गुणनफल। अब एलसीएम गुने एचसीएफ कीजिए, ये देखिए कितना आ रहा है, एलसीएम आपका है 23,460
एक एचसीएफ है 2 गुना कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा 46,920 आएगा। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हुआ बराबर आया एलसीएम गुने एचसीएफ का। एलसीएम गुने एचसीएफ का, ये हमको प्रूव हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा कि 336 और 54 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम एचसीएफ निकाल के और फिर उसी प्रकार करना है। ठीक है, तो देखते हैं 336 और 54। 336 और 54, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा सवाल है, क्या है? 336 और 54। 336 और 54, ठीक है। अब 336 में क्या कीजिए, इसका भागफल निकालिए, 54 का भागफल निकालिए, क्या आएगा? भागफल निकालिएगा तो ये होगा 2 से रहेगा, है ना। 16 दूना 32, 8 दूना 16, ये 2 से रहेगा, 8 दूना 16, जो का 8 फिर ये 2 से रहेगा, 42 दूना 84 फिर 2 से रहेगा, 21 दूना 42 फिर रहेगा, 3 से 7 ये 21 फिर 7 से लेगा 7 एकम 7। अब यहाँ पे ये 2 से लेगा, 27 दूना 54, है ना। ये कितना से लेगा? 3 से, 9 3 27, ये कितना से लेगा? ये लगेगा 3 से, 3 3 9, ये लगेगा 3 से, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं 336 आया, अब भागफल क्या 336 से क्या आया? 2 आया है 4 बार, तो 2 की पावर 4 शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, और 3 एक बार आया है 3 की पावर 1, और 7 एक बार आया 7 की पावर 1। और 54 क्या है? 54 का 54 2 एक बार आया है 2 की पावर 1, और 3 3 बार आया 3 की पावर 1। अब लिखिए एलसीएम और एचसीएफ, लिखिए कितना आया? देखिए एलसीएम में दोनों में जो आया अधिक बार किसमें आया? दोनों में आया है, 3 भी दोनों में आया है, तो 2 अधिक बार इसमें आया है, 2 अधिक बार 336 में आया है, 2 की पावर 4 यहाँ लिखेंगे, और फिर 3 अधिक बार इसमें आया है 3 की पावर 3, और जो नहीं आया 7 नहीं आया तो 7 की पावर 3, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 मतलब 16 है, 3 की पावर 3 मतलब 27 है, और 7 है। सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? सबको गुना करेंगे तो 27 में 7 से गुना कीजिए और उसको 16 से गुना कीजिए, है ना। 16 में 27 से गुना करेंगे, 16 गुने 27 तो कितना आएगा? 16 सत्ते 112, ठीक है। और 16 दूना 32 करेंगे तो 2 3 और 4, 432 आ गया, 432। इसमें 7 से गुना कीजिए, 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 दूना 14, हासिल 1, 7 7 या 21 है 22, हासिल 2, 7 चौका 28 है 2 30, 30 3024, 3024 आया, 3024 बोलते इसको। अब देखिए दोनों में क्या आया है, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में क्या आया है? 2 आया है, 2 अब कम बार किसमें आया है? इसमें आया है, अगर देखें तो 2 कम बार इसमें आया है, और फिर 3 3 कम बार इसमें आया है, तो कम बार वाला लेते हैं ना, तो ये हो गया आपको, तो 3 दूना 6, एचसीएफ आपका 6 आएगा। और हम इसका सत्यापन कैसे करेंगे? दोनों को गुना करके संख्या का, अब अब दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 336 गुना 54, 336 गुने 54। गुणनफल निकालिएगा तो कितना आएगा? 336 में 54 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 के 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, है ना। एक अंक छोड़िए और फिर 5 गुना 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, जोड़ लीजिए इसको 4 4 8 3 11 के हासिल 1 7 1 8, और इसको हो जाएगा 18 144, ये आपका आ गया संख्याओं गुणनफल। अब एलसीएम गुने एचसीएफ करिए, एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा? देखिए एलसीएम आया है आपको
3024 और HCF आया 6, तो 3024 से 3024 गुने 6 कीजिए, देखिए तो गुना कीजिएगा तो 6 3 18 और 24 24 छठा 144, ये हमारा करेक्ट आ गया। इससे हमको सिद्ध होता है, इसलिए क्या सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यह हमारा क्या होता है, प्रूव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला तीसरा सवाल है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम। अभी जस्ट हम देख रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाले हैं तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एलसीएम निकालना, वही तीनों का निकालना है ना। 12 15 21 पहला सवाल है हमारा 12 15 21। इसका हम देखते हैं 12 15 21 का कैसे निकलेगा। ठीक है, 12 15 21 प्रश्न संख्या 3 का पहला दिया है क्या है 12 15 और 21 ये दिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, पहले हम निकालेंगे किसका 12 का भाज्य गुणनखंड, फिर किसका 15 का, फिर 15 के बाद 21 का, तीनों का भाज्य गुणनखंड निकालिए। निकालिएगा तो क्या होगा, विभाजन कीजिए, 2 से लगेगा, 2 छक 12, फिर ये किससे विभाजित होगा 3 से, 2 से लगेगा ना, 2 किया 6, फिर ये 3 से, 3 एकम 3। अब ये किससे लगेगा 15, तो 15 लगेगा सबसे पहले 3 से, 3 पच्चीस 15, फिर ये 5 से, 5 एकम 5, ये किससे लगेगा 21, 3 से, 3 से 21, 7 एकम 7। अब अभाज्य गुणनखंड लिख डालिए, अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभी हम जस्ट देखे थे क्या लिखना है, 12 बराबर 2 2 है तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1, 15 बराबर 3 1 है तो 3 के पावर 1 का 5 के पावर 1, और 21 बराबर 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब हमको इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों लिखना है। ठीक है, एलसीएम बराबर लिखेंगे, देखेंगे इसमें सबसे सब में कौन है, सब में आपको कौन है, तो सब में 3 है, कितने बार आया, सब में कितने बार आया, तो कोई भी 3 एक बार लिख दीजिए, सब में 3 आया, देखिए सब में 3 ही आया है, तो जो आया आएगा। और देखेंगे अगर सब में कम बेस आया हुआ है, उसमें सबसे अधिक बार जिसमें आया होगा वो लिखेंगे। अगर सब में बराबर बार आया है, कोई भी एक रुपए को उठा के लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 बार 3 आया है। ठीक है, और फिर कौन नहीं आया है, देखिए 2 के पावर 2 किसी में नहीं है, 2 के पावर 2 भी लिखेंगे। एलसीएम हम वो भी लिख सकते हैं, फिर 5 के पावर 1 किसी में नहीं, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 किसी में, 7 के पावर 1, तो गुना कर दीजिए, 3 के पावर 1 3 हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 5 हो जाएगा, और 7 के पावर 1 7 हो जाएगा, गुना कीजिएगा, 4 के 12 पंचे 7 7 से 42 420 हो गया। और एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ देखिए सब में कौन आया है, सब में केवल 3 आया है, और सबसे कम बार जो जिसमें आया हो, सब में तो एक ही बार आया है, 1 2 3 कोई भी लिख दीजिए हो गया। इसलिए लिखेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ बराबर हमारा 3, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम लिखेंगे तो पूरा अंक नंबर मिलेगा। 2 अंक पूछा जाता है परीक्षा में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हम बनाते हैं। अब हार विधि से लॉसा और मॉसा निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, चलिए पहला हमारा बन चुका है। अगला प्रश्न है 17 23 29, है ना, 17 23 और 29। दूसरा प्रश्न देखते हैं 17 23 29। चलिए तो प्रश्न संख्या है हमारा तीसरा का दूसरा दिया है क्या दिया है, दिया है 17 23
और 29, ठीक है। अगर हम कहें 17 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड और 29 का अभाज्य गुणनखंड, ये तीनों निकालना है। 17 का तो 17 अपने पहाड़ा में है, 23 किससे विभाजित होगा तो 23 खुद से विभाजित होगा, और 29 किससे विभाजित होगा तो 29 खुद से विभाजित होगा। ये सबका अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखें, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखें तो 17 का क्या होगा, 17 गुणे 1 होगा, और 23 का क्या होगा तो 23 का भी 23 गुणे 1 होगा, और 29 का क्या होगा 29 गुणे 1। कहिएगा सर इसमें एक एक काहे लिखेंगे, तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो एक को भी लेना पड़ता है, ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभाज्य संख्या तो एक नहीं है, लेकिन जब कॉमन नहीं होता तो एक को भी हम लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अब हमने इसमें कोई कॉमन है नहीं, तो एलसीएम में भी क्या करेंगे, सबको गुणा करना पड़ेगा। एलसीएम में जितना दिया हुआ है सबको गुणा कीजिए, 17, 23 और 29 गुणा कर दीजिए। कितना आ रहा है देखिए, 17 में 23 से गुणा करेंगे पहले, 17 तिया 51 और 17 दूना 34, 1 9 3, और इसमें भी 29 को गुणा करना है, तो 9 एकम 9, 9 9 81 हासिल 8, 9 तिया 27, 8 35। अब इसमें 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 2 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 9 3, 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 7 3 10 1 11, 11 339, ये आपका आ गया एलसीएम। कितना आया 11 339, आपका एलसीएम आया, ठीक है। एलसीएम कितना आया 11 339। एचसीएफ कितना है, कितना एचसीएफ आएगा, कोई कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है तो एक तो सब में है, एक ले लीजिए, एक आपका एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आया है, एलसीएम हमारा आया है 11 339, यहाँ लिख देंगे, इसलिए एलसीएम बराबर 11 339 और एचसीएफ बराबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 8 9 25, है ना। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है बोर्ड में, तो इसको आप ध्यान रखें। 8 9 25 को हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा का तीसरा, 8 9 और 25, ये हमारा दिया है 8 9 25। इसका निकालिएगा 8 का तो 2 चौका 8, फिर 2 से विभाजित 2 गुना 4, फिर 2 से विभाजित 2 कम 2, 3 से विभाजित होगा 3 तिया 9, फिर 3 से विभाजित होगा 3 कम 3, ये 5 लगेगा 50 25, 5 लगेगा 5 कम 5। तो कहेंगे अभाज्य गुणनखंड सबका लिखें, तो अभाज्य गुणनखंड अगर हम कहें, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी, इसका 8 का 9 का और 25 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 पावर 3, 3 को 2 है, और 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 3 स्क्वायर, इसका होगा 5 स्क्वायर। अगर हम सबका एलसीएम एचसीएफ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, अगर हम लिखें तो क्या होगा, तो देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, कोई कॉमन नहीं रहता तो क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे, 2 की पावर 3 गुने 5, 3 की पावर 2 गुने 5 की पावर 2, सब गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, ये होगा 8 गुने 9 गुने 25, 25 अठे 200, 200 9 1800, है ना, 1800 ही आ गया। एचसीएफ जब सब में कोई नहीं है कॉमन तो एक होगा, सब में क्या है एक है, एक रख दीजिए, एचसीएफ आपका एक होगा। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल बन जाता है, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा क्या हुआ, बन गया, तीसरा का हम तीनों बना चुके हैं, ठीक है। अब हमारा चौथा नंबर सवाल। चलो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्या देखिए, पोस्ट में जो दिया होगा ना दो संख्या दिया है,
दोनों संख्या का एचसीएफ 9, तो कह रहा है इसी दोनों संख्या का एलसीएम क्या हो। सबसे अभी हम जस्ट देखे हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है, दोनों की जो संख्या आपको दिया हुआ है, जो आपको संख्या दिया हुआ है, ये 306 और 657 का गुना करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, गुना के, है ना। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, इसी फॉर्मूला पर ये बनता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, है ना। जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या हमारा है, प्रश्न संख्या दिया है 4, है ना। 4 में क्या कह रहा है, एचसीएफ ऑफ 306, 306, 657 कितना लिया है, ये लिया है 9। इसी का एलसीएम क्या होगा, 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा, ये आपको पूछा हुआ। ठीक है, तो आप जानते हैं ये जो दिया है ये संख्या है, दोनों क्या है, ये दोनों आपका संख्या है। ठीक है, संख्या है, और ये आपका एचसीएफ ऑलरेडी आपको दिया हुआ, आपको पता ही है, तो एलसीएम निकालना है। तो एक बात बताइए, फॉर्मूला भी जब जस्ट देखे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, इस पर रख दीजिए, आप रखिए इस पर। दो संख्या को गुणा 306 है, 306 गुणे एक वो कितना है 657, 657 बराबर एलसीएम, एलसीएम एलसीएम हमको दिया है क्या, एलसीएम हमको नहीं दिया, तो एलसीएम को एलसीएम में रहने देंगे। और हमको दिया क्या है, एचसीएफ दिया, तो एचसीएफ हमको कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 9, 9 रख दीजिए, जो दिया है हमने रख दिया। अब एलसीएम हमको निकाल लेना है इसको हल करके। ठीक है, तो क्या कीजिए, इस 9 को आप इधर भेजिएगा, इधर भेजिएगा तो क्या होगा, 306 गुने 657 और बटा में जाएगा ये 9। ठीक है, बराबर एलसीएम। अब जो भी आएगा हमारा एलसीएम होगा, जो भी आएगा हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, काट लीजिए, काटिएगा तो कटेगा, कितना कटेगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 है, और 2 और 7, 9 3 27, 73। एलसीएम बराबर जो हमारा आएगा 306 गुने 73, ये जो हमारा गुणनफल है वही हमारा आंसर होगा। 306 में अगर हम 73 से गुणा करें बच्चे, क्या आएगा, 6 3 18 के 88, एक तीन ये 0 हो जाएगा, तो एक एक आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है। एक अंक छोड़ के 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42, हासिल 4, 4 के 4 आ जाएगा यहाँ पे, 7 या 21। अब जोड़ दीजिए इसको, 8 3 और 4 13 का 3, हासिल 1 2 और 2, 2200 कितना है, 22,300, 22,338। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। समझ में आया, n कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती क्या होता है, 1 2 3 4, ये गिनती प्राकृतिक संख्या हो गई। और पावर में n कहाँ है, पावर में रखा हुआ है। कह रहा है कि आप देखिए कि क्या समाप्त होता है 0 पर। समाप्त मतलब इकाई अंक 0 आता है, इकाई अंक आपको देखना है कि 0 आता है क्या। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा दिया है, प्रश्न संख्या हमारा 5 है। ठीक है, हल हम क्या लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे, है ना, दिया है, दिया है, क्या दिया है, 6 टू द पावर n, है ना, एक संख्या है, क्या है, एक क्या है, संख्या है, संख्या हमको देखना है जहां जहां n क्या है, n क्या है, n बराबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब n जो है
प्राकृत संख्या मतलब एक गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5। तो हमको देखना है 6 की पावर n जो है शून्य पर समाप्त होता है क्या? शून्य पर समाप्त होता है, इसका इकाई अंक 0 आता है क्या? है ना? मान लीजिए n की जगह 1 रखेंगे, मान लीजिए हमने रखा n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। 6 टू दी पावर n में 6 टू दी पावर n में अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या आता है? अगर हम यहाँ पे रखें तो 6 की पावर 1 आएगी, और 6 की पावर 1 वैल्यू क्या होगा? 6 होगा, ये आप जानते होंगे। अगर मान लीजिए हम n बराबर हम रख देते हैं 2, n बराबर 2 रखने पर अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा क्या आता है? 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 36 आएगा। इसी प्रकार हम रखते हैं n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखने पर हम रखते हैं 6 की पावर 3, तो कितना आएगा? ये आएगा 216। तो हम देख पा रहे हैं कि हर एक बार में क्या आ रहा है? इकाई अंक क्या आ रहा है? हमारा 6 आ रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी हमारा 6। अतः ये 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये हमको 0 लाना है, तो 0 पर समाप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना? किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 की पावर n, है ना, किसी n प्राकृत संख्या के लिए इकाई अंक क्या हो रहा है? 0 प्राप्त नहीं हो रहा। आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं किसी भी तरह से, ऐसा जरूरी नहीं है हम जो लिख रहे हैं वही लिखो, लेकिन अर्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आगे अंत में क्या लिखेंगे? अतः 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त क्या होगा? नहीं। इस प्रकार ये हमारा प्रूव हो जाता है, ठीक है। दर्शाना था केवल, ठीक है, हमको जांचना था कि है कि नहीं है, जो भी था कर लिया हम लोग। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? जांचना था हमारा, है ना, ये सवाल जांचना था, हम लोग जांच चुके हैं। छठा सवाल है। छठा सवाल व्याख्या कीजिए, व्याख्या करना है, मतलब ये ऑलरेडी किया हुआ है ऐसा, लेकिन इसको आपको विश्लेषण कर देना है कि क्या क्या व्याख्या करना है। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है, ये संख्या और ये एक संख्या दिया, भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य है तो क्यों है? देखिए, ये दो संख्या होता है, विभाजन के आधार पर संख्या को दो भाग में बांटेंगे, एक होता है भाज्य, एक होता है भाज्य, ठीक है। भाज्य कौन होता है? जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से क्या हो जाए? विभाजित होगा, और ये किसी से विभाजित नहीं होगा, है ना, किसी से विभाजित नहीं होता है, विभाजित होता है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है? मतलब किसी से विभाजित हो जाए, जैसे मान लीजिए 20 भाज्य संख्या है, हाँ है, क्यों? 20 4 से विभाजित है, 4 5 20 को लिख सकते हैं ऐसे। 5 से विभाजित है, 5 का 20, ऐसे देखिए 5 से विभाजित है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विभाजित हो रहा है, ये भाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये वाला जो संख्या है आपको दिया हुआ, तो भाज्य संख्या ये और ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है? देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। सवाल नंबर 6 देखना है हमको, ठीक है। सवाल नंबर 6 हमको देखना है। प्रश्न संख्या 6 दिया है, क्या दिया है जी? तो दिया है आपको प्रश्न संख्या 6 में दिया है आपको भाज्य संख्या दिया है ना, संख्या दिया है, संख्या आपको क्या दिया है? 7 11 13, 7 गुने 11 गुने 13 और जोड़ 13, और एक और संख्या दिया है, क्या? इधर पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या क्या दिया है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो हम ये दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे?
देखेंगे बारी बारी। तो पहले ये वाला संख्या को देख लेते हैं, ये भाज्य क्या है। तो सबसे पहले समझिए, डिटेल में इसको समझिए। देखिए 7 संख्या देखते हैं, संख्या में देखते हैं 7 गुने 11 गुने 13 जो 13। अब इसमें आप देखें तो दोनों बराबर के प्लस के इधर देखिए और प्लस के इधर देखिए, दोनों तरफ क्या है, कॉमन कुछ है, 13 है कॉमन। 13 बाहर ले लीजिए, बचा क्या, यहाँ बचा 7 और 11। 7 गुने 11 और इधर क्या बचा, प्लस के इधर क्या बचा, कुछ नहीं, एक बचा, 13 कम 13 है ना। और इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 13 गुने, तो इसमें देखो 11 सते 77, इसको रहने दीजिए अभी, 11 सते 77 और प्लस 1 और 13 इंटू कितना हो गया 78। तो मतलब ये जो संख्या था, ये जो संख्या था ये 13 से विभाजित हो गया। कितना से विभाजित होगा, 13 से। देख लीजिए 13 बाहर बैठा हुआ है, 78 मरतबे में इस संख्या को 13 काट देगा। इसका मतलब तो यही हुआ, ये 78 जो है 13 मरतबे में इस संख्या को विभाजित कर देगा। तो अतः ये संख्या जो है, यह संख्या ये दोनों से विभाजित होगा 13। जैसे आप समझिए, अगर 6 हम लिखते हैं तो द्वितीय 6 लिखते हैं, 2 गुणे 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 6 जो है 2 से विभाजित होगा और ये 3 से विभाजित होगा, 3 और 2 दोनों के पढ़ाएंगे। उसी प्रकार अगर हम 13 और 78 लिखें, 13 और 78 लिखें तो कोई संख्या ऊपर दिया है तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, है ना। यह संख्या जो दिया हुआ है, यह संख्या 13 और 78 दोनों से क्या होगा, दोनों से विभाजित विभाजित है। तो कोई भी संख्या अगर दो को संख्या से विभाजित हो गया एक के अलावा, वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसलिए यह क्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या है। इसका दो से अधिक गुणनखंड आ गया, है ना। गुणनखंड क्या आया, वो तो 1 होगा ही, वो 13 आ गया, वो 78 आ गया। और जब 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो वो अब भाज्य संख्या होता है, भाज्य नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे वाला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दूसरा संख्या जो दिया हुआ है हमारा, उसको भी समझ लेते हैं। दूसरा संख्या हमारा क्या है, संख्या दिया है, संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5। इसमें भी आप समझ में आ गया होगा, अगर आप देखें बराबर के इधर देखें, ठीक है, तो बराबर को प्लस के इधर देखो, प्लस के सॉरी बराबर नहीं, प्लस प्लस के इधर और प्लस के इधर देखिए, कॉमन क्या है, तो कहिएगा सर 5 है दोनों तरफ, 5 5 कॉमन है तो 5 ले लीजिए बाहर, बचा क्या, 7 गुने 6, 5 निकल चुका है तो 4 बचा, 3 गुने 2 गुने, है ना। और प्लस बराबर के इधर, प्लस के इधर क्या है, प्लस के इधर कुछ नहीं है, एक होगा, एक प्लस हुआ, ठीक है। और इसको हल कर लेना है 5, यहाँ पे कुछ गुना कीजिएगा जोड़ कीजिएगा तो संख्या तो जरूर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा देख लीजिए। तो 42 42 चौका, 42 चौका कितना होता है, 42 चौका 4 गुना 8, 4 चौका 16, 168, 168 किया, 8 के 24, 16 के 48 और 50 और दूना हो जाएगा 1008, 1008 प्लस 1, ये हो गया 5 गुने 1009, ठीक है। तो ये अब संख्या किससे कट रहा है, ये जो संख्या है ये संख्या कट रहा है 5 और 1009 से। तो दो अभाज्य गुणनखंड आ गया दो, जब दो गुणनखंड आ जाता है तो क्या होता है, ये एक भाज्य संख्या, क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लिखेंगे यह संख्या 5 और 1009 से क्या है, विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भी एक क्या है, भाज्य संख्या यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। अतः है ना, जो भी दिया हुआ संख्या है दोनों एक भाज्य संख्या है, लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। इस तरह से ये हमारा प्रश्न बनता है।
अब हमारा आखिरी प्रश्न क्या है, देखते हैं बच्चे। छठा प्रश्न हम बना चुके हैं, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, एक खेल के मैदान है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड आप लोग देखते हैं, इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है ना, बाहर एक रास्ता बना हुआ, मान लीजिए रास्ता है, ठीक है। एक वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल है एकदम, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का अर्थ है कि दोनों सोनिया यहाँ से सोनिया चली और यहीं से रवि भी चला, दोनों के दोनों साथ से चला। बताइए कितने समय के बाद मिलेगा। दोनों का लेकिन एक चक्कर लगाने में दोनों को अलग अलग समय लगता है। सोनिया को लगता है 18 मिनट और इसको लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। रवि थोड़ा तेज दौड़ता है, फिर भी ये दोनों कब मिलेगा, सबसे पहले बात समझिए। एक बात समझिए आप, अगर हम कहेंगे एक बच्चा है जिसको एक मान लीजिए मैदान को चक्कर लगाने में 4 मिनट लगता है, एगो के 6 मिनट लगता है। बताइए दोनों कब मिलेगा। एक ही जगह से दोनों चलना प्रारंभ करता है, बताइए फिर से कब मिलेगा। तो कुछ नहीं कीजिए, आप इसका पहाड़ा लिखिए, चिरका 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौका 16 ऐसे करिए, और 6 का पहाड़ा लिखिए, छक्का 6 6 दूनी 12 6 3 18। अब देखिए दोनों में सबसे पहला जो संख्या है कौन कॉमन है। देखिए 4 कॉमन है क्या, नहीं। क्या दोनों में 4 नहीं है। क्या 8 कॉमन है, तो इसमें एक 8 है, तो इसमें नहीं। इसमें 6 है, तो वाला 6 में नहीं। देखिए 12 है, 12 दोनों में, 12 कॉमन है, तो ये दोनों जो है 12 पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 12। 6 भी 12 में मिलेगा, 4 भी 12 में मिलेगा। दोनों के दोनों जो है, अगर मान लीजिए 4 मिनट किसी को लगता है, किसी को 6 मिनट लगता है एक एक बार एक राउंड मारने में, है ना, मैदान के एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 4 मिनट, एगो के 6 मिनट लगता है। तो दोनों के दोनों पुनः कब मिलेंगे, 12 मिनट पर। ठीक है, तो आशा है आपको इस प्रश्न से इसका अनुमान लग गया हो। इसका हम क्या निकालें, कुछ नहीं निकालें, इसी को एलसीएम कहते हैं, है ना। आप लोग छोटे कक्षा में पढ़े होइएगा, ये गुणज विधि से एलसीएम इस तरह निकलता है। 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं, देखते हैं। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 18, 7वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 का हल हम देखेंगे। सोनिया को कितना समय लगता है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, ठीक है, ये 2 अंक में पूछेगा, थोड़ा लिखना पड़ता है, लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और दूसरा लड़का का क्या नाम है, राजू। राजू का रवि को एक चक्कर इसको भी लगाने में कितना मिनट, 12 मिनट का समय लगता है। तो दोनों कब लगेगा, दोनों कब मिलेगा, तो दोनों एक ही स्थान से चालू करते, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 18 का एलसीएम आपको पता है, निकाल लीजिए। निकालिएगा तो क्या भाज्य विधि से निकाल सकते हैं या विभाजन, जो हम निकाल रहे विभाजन विधि से निकाल, इससे भी निकाल सकते हैं। 2 से रहेगा, 2 छक 18, 2 छक 12, सॉरी 2 छक 12, 2 9 18। अभी कितना चलेगा, 3 से रहेगा, 3 3 गुना 6, 3 किया 9। अब अभी नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो गुना कर लीजिए, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, ये होगा 2 3 6, 6 गुना 12, 12 3 36, 36 मिनट जो बाद दोनों के दोनों फिर से एक स्थान पर मिलेगा, है ना। तथा हम लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम देख पाते हैं कि हमारा जो है प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। क्या होता है, समाप्त होता है। हमारा बढ़िया से हम एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं। आशा है
आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो पुनः ये वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।